तैयारी फेडरल बोर्ड से करवाई, लेकिन दाखिला टेस्ट सवालात सिंध बोर्ड से आए। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला टेस्ट देने वाले तलबा अदालत पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, सिलेबस से बाहर से सवालात क्यों आए हैं, तलबा अदालत पहुंच गए हैं। सिलेबस से बाहर के सवालात क्यों आए। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला टेस्ट देने वाले तलबा इंतजामिया के खिलाफ अदालत पहुंच गए। मुतासरा तलबा और वालिदैन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डाउ यूनिवर्सिटी में मेडिकल के दाखिला इम्तिहान में सवालात सिंध बोर्ड के आए, जबकि हमें तैयारी फेडरल बोर्ड की करवाई गई। 9 MCQs के ऑप्शंस ही गलत, जबकि 20 से 25 सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। देखिए, हमें पूरा साल फेडरल बोर्ड से हमें बताया गया, गाइडलाइन जो हमें दी गई थी वो फेडरल बोर्ड से, हमारे कोचिंग सेंटर्स में हमें फेडरल बोर्ड से ही तैयारी सारी करवाई गई। 26 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आता है कि हमें सिंध बोर्ड से अब तैयारी करनी है। अब आप सोचें, 13 नवंबर को हमारा टेस्ट है और आप हमें 26 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन दे रहे हो कि हमें सिंध बोर्ड से तैयारी करनी है। आप खुद सोचो कि हम पूरा साल एक बिल्कुल ही अलग सिलेबस पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि सिंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड थोड़े कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एक दूसरे से। तलबा के वालिदैन ने कहा कि बच्चों ने दिन रात मेहनत की है, इंतजामिया की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। बात यह है कि ये एमकेट के बच्चे हैं माशाल्लाह, और पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये आज कोर्ट में खड़े हुए हैं। अलमिया तो हमारे पास ये है कि थिंक टैंक जो बैठा हुआ है, कीज में गलतियां हैं। चलो आउट ऑफ सिलेबस तो समझ में आता है कि 35 क्वेश्चन, हालांकि वो भी क्यों क्वेश्चन अराइजेज कि 35 क्वेश्चन क्यों आउट आए हैं। चलो वो आ गए, अब उनकी वो दें डेफिनेशन। क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन कीज में गलतियां हैं। तो मुतासरा बच्चों ने चीफ जस्टिस और दीगर से अपील की है कि दिन रात मेहनत की है, हमारा मुस्तकबिल बचाया जाए, इम्तिहान लिया जाए या फिर हमें पास किया जाए। मुमताज जमाली, सिटी 21। शहरियों के लिए खुशखबरी है कि उनके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत अहमद अली किडनी हेल्थ पार्क में हसीन कुदरती मनाजिर से मुश्तमिल तैयार की जाने वाली आबशार का इफ्तिताह कल होगा। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, इस वक्त जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, इसे कराची का ऑक्सीजन टैंक कहा जाता है। किडनी हिल पार्क, अहमद अली किडनी हिल पार्क से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। और अहमद अली किडनी हिल पार्क की अगर बात की जाए तो 2.5 लाख से ज़ायद यहाँ पे मुख्तलिफ फल और फूलों के जो दरख्त हैं, पौधे हैं, वो लगे हुए हैं। जबकि इसके साथ साथ यहाँ पे दिलफरेब नज़ारे जो है वो शहरियों की आमद के मुंतज़िर हैं। खुसूसी तवज्जो जो है वो फोकस कर रखी है हुकूमत सिंध ने इस पार्क के हवाले से, चूँकि शहर में आलूदगी की शरह जो है मुसलसल ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। उसके ख़ात्मे के लिए ऐसे हरियाली वाले मकामात पर सिंध हुकूमत की जो तवज्जो है, उसी सिलसिले में यहाँ पे एक वाटरफॉल बनाया जा रहा है। बेनज़ीर शहीद वाटरफॉल जो है ये यहाँ पे तामीर किया जा रहा है। तकरीबन 2.5 एकड़ रकबे पर मुहित ये बहुत ही खूबसूरत और मुनफरिद वाटरफॉल जो है वो उसकी तामीराती काम जो है वो जारी है। और बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे ट्रैक है वो एक ट्रैक भी बनाया गया है, वॉकिंग ट्रैक, जो कि आबशार के साथ साथ होगा। इसके साथ साथ रात के औकात में इंतहाई दिलफरेब मनाजिर शहरियों को यहाँ देखने को मिलेंगे। बेंचेस भी नस्ब की गई हैं, मुख्तलिफ नवा इकसाम के जो पौधे हैं, दरख्त हैं, वो इतराफ में लगाए जा रहे हैं, फलदार फूलदार। DG पार्क हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर फरमाइएगा, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत ये जो काम हो रहा है, इस काम के मुकम्मल होने के बाद शहरियों को क्या क्या रिलीफ मिलेगा और यहाँ पे कैसे मनाजिर देखने को मिलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लेके आए और देखा कि हमारे जो मालीज़ हैं और जो लेबर है वो काम कर रही है यहाँ पे। ये तकरीबन 2.5 एकड़ पे मुहित एक पोर्शन है किडनी हिल पार्क, अहमद अली पार्क में, जिसको कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसे डेवलप किया गया। उनका ख्वाब था कि यहाँ पे वाटरफॉल हो, वो हमने डेवलप किया और प्लांट्स लगाए और लोगों के लिए, मतलब ये एक यूनिक जगह है, ये यूनिक वर्क हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये जो काम सारा हो रहा है, ये हमें नज़र आ रहा है कि अब ये इख्तितामी मराइल पर जो है वो जा रहा है, तो ये कब तक शहरियों के लिए जो है इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा? इंशाल्लाह ये कल हम सैटरडे को इंशाल्लाह हम इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। बैरिस्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि कल आके इसका इफ्तिताह करें। और ये शाम में जो एक दिल फरेब मंजर पेश करता है, जो कि कराची के शहरियों के लिए एक तोहफ़ा है बैरिस्टर साहब की तरफ से। और लोग आए, हमारी ये ख्वाहिश होगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे तशरीफ़ लेके आएँ और इन्जॉय करें इसे, क्योंकि ये आप मुख्तसरन ये भी बता दीजिएगा कि यहाँ पे हमें ये भी पता चला है कि मज़ीद कुछ मंसूबे जो हैं वो पेंडिंग में हैं, तो और कौन कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो शहरियों को जो है
हमारे यहाँ पे एक तो हम सोलर सिस्टम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, सोलर सिस्टम से यहाँ का सारा सिस्टम होगा डेवलप। उसके अलावा हमारा लिफ्ट चेयर का भी यहाँ पे एक मंसूबा है जो पाइपलाइन में है, जो इंशाल्लाह लिफ्ट चेयर भी शहरियों के लिए होगी। ये वाटरफॉल एक यूनिक चीज़ है, मतलब आप देखेंगे कि ये कराची का बेस्ट प्लेस है, ये जो है कराची शहर के अंदर बेस्ट प्लेस होगा ये। कल के बाद लोग आएँ और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोग आएँ। बिल्कुल, शहरियों को पुरफ़ज़ा मकाम और दिलफरेब नज़ारे देखने हैं तो इसके लिए उनको अहमद अली किडनी हिल पार्क का रुख करना होगा। इंतहाई मुनफरिद ये पार्क है इस वक्त भी, और मज़ीद इसके लिए बहुत इंतज़ामी। शुक्रिया रिजवान अहमद अपडेट करने के लिए। नीपा चौरंगी पर वाटर हाइड्रेंट के बाहर गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा कर दिया गया। डायरेक्टर चार्ज पार्किंग KMC कमर अयूब का कहना है कि नीपा हाइड्रेंट पर कई सालों से गैर कानूनी चार्ज पार्किंग ली जा रही थी। बात करेंगे इस हवाले से एहसन अब्बासी से। एहसन बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि नीपा हाइड्रेंट पे चार्ज पार्किंग की जानिब से दावा बोला गया, गैर कानूनी पार्किंग माफिया थी, उसका जो है वो खात्मा किया गया। साथ साथ मुताल्लिका थाने में और दीगर इदारों में जो है वो खत भी अरसाल किए गए हैं। अब KMC वहाँ पे मजीद क्या कार्रवाई करेगी, किस तरह से उस पार्किंग को मैनेज करेगी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कवर अयूब, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा अब आगे क्या करने जा रहे हैं? ऐसे तो बेशुमार मकामात पे गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज है शहर में, नीपा हाइड्रेंट पे जो सिलसिला था उसका खात्मा हो गया, अब मजीद क्या करेंगे? KMC ऑपरेटेड एरिया है या जो मेंटेन रोड्स हम कर रहे हैं और इस तरह के लोग उसको बर्बाद कर रहे हैं। रोड्स का मालूम है जैसे कि सूरत हाल शहर में है इस वक्त, उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के उसको बेहतर किया जा सके, और ये लोग वो हैं जो उसको और मजीद खराबी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उनको हम सीधा करेंगे इंशाल्लाह। रोड सेट होंगे और ये जितनी भी गैर कानूनी पार्किंग्स होंगी जैसे जैसे हम देखते रहेंगे कि जहाँ पे हमें इत्तलात मिलती रहेंगी हम वहाँ जाएंगे और इसको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने स्लिप्स हमें दिखाई कि जो पार्किंग माफिया वहाँ पे टैंकर्स को दे रही थी, तो वो स्लिप्स कौन छपवा रहा था? क्या चार्ज पार्किंग की जानिब से ही लोग निकाल के उनको देते थे या खुद साख्ता छपवाई हुई थी? नहीं, ज़ाहिर है वो चार्ज पार्किंग की तो स्लिप्स हो ही नहीं सकती ना। चार्ज पार्किंग डिपार्टमेंट का अगर कोई स्लिप होगी तो उस पर KMC का लोगो मौजूद होगा, उस पर बाकायदा उसकी फिगर्स लिखे होंगे कि कितना इस एक पर ट्रक कितने हम पैसे चार्ज करते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कमर अयूब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर चार्ज पार्किंग। 38 जो है वो ऑफिशियल पार्किंग KMC ऑपरेट कर रही है, जबकि वो तमाम मकामात जहाँ पे गैर कानूनी पार्किंग का सिलसिला जारी है उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में जो है वो कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ जो नीपा हाइड्रेंट पे कार्रवाई की गई है उसके हवाले से मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी और KMC चार्ज पार्किंग भी। बहुत शुक्रिया एहसन, आपने हमें अपडेट किया। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की बदइंतजामी के बायस 2 हफ्तों से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आटा गायब है। मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। यूटिलिटी स्टोर शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गए। 2 हफ्तों से आटा गायब, शहरी परेशान। सुबह होते ही शहरी आटे की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद नजर आते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के 10 किलो के थैले की कीमत 400 रुपए मुकर्रर है, लेकिन अदम दस्तयाबी की सूरत हाल शहरियों को मायूस कर देती है। पूरे 2 महीने से हमको आटा नहीं मिला सर। अभी हमको 600 रुपए वाले 650 जो आटा मिल रहा है उसके पीछे भी घूम रहे, नहीं मिल रहे यार सर। आटे के लिए, आटा घी वगैरह के लिए कुरंगी से, समझे, पहले भी आए थे, ऐसे चले जाते हैं, आता ही नहीं है। ये बोलते हैं कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बस वेट करते रहते हैं, ये भी चले जाते हैं, फिर हम लोग भी चले जाते हैं, क्या करें। रिटेल की सतह पर 10 किलो आटे का थैला 1000 रुपए और इससे ज्यादा पे फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन सज्जाद रईस, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। और अहम खबर शामिल करें। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। जाली शेंगेन वीज़े पर गैर मुल्की परवाज से जर्मनी जाने वाला मुसाफिर गिरफ्तार कर लिया गया है। सियालकोट के रिहायशी माजिद के पासपोर्ट पर मौजूद तुर्की और जनूबी अफ्रीका का वीज़ा भी जाली निकला है। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जाली वीज़े पर गैर मुल्की परवाज से जर्मनी जाने वाला मुसाफिर गिरफ्तार कर लिया गया है। सियालकोट के रिहायशी माजिद के पासपोर्ट पर मौजूद टर्की और जनूबी अफ्रीका का वीज़ा भी जाली निकला है। अब नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई आई है। मज़ीद जानते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल। जी देखिए, जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है और जाली शेंगेन वीज़े पर गैर मुल्की परवाज से जर्मनी जाने वाला मुसाफिर है जिसे गिरफ्तार किया गया है। माजिद नामी ये मुलजिम है, सियालकोट का रिहायशी है जिसके पासपोर्ट पर तुर्की और जनूबी अफ्रीका का वीज़ा भी जाली निकला है। मुलजिम के पासपोर्ट पर UAE, अज़रबैजान और जनूबी अफ्रीका के सफ़र करने के लिए लगी इमिग्रेशन की मोहरें भी जाली निकली हैं।
امیگریشن ریکارڈ میں ملزم کے ان غیر ملکی سفر کی تفصیلات موجود نہیں ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کے مطابق اس نے بھی کبھی کوئی غیر ملکی سفر نہیں کیا. اس بات سے بھی ملزم نے اعتراف کیا ہے. ملزم کو مزید کارروائی کے لیے FIA پاسپورٹ سرکل منتقل کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ دانیال، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. موٹر سائیکلوں کی چوریوں سے صدر صرافہ بازار کے تاجر پریشان ہو گئے ہیں. پاکستان جولرز مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے چیئرمین محمد ارشد کا کہنا ہے کہ اگر پارکنگ اور موٹر سائیکل چوری کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو احتجاج کا راستہ اپنائیں گے. بات کریں گے بسیم افتخار سے. بسیم بتائیے گا. آج بالکل اس وقت میں صدر صرافہ بازار میں موجود ہوں. یہاں کے جو جیولرز ہیں یا پھر تاجر ہیں ان کو جہاں پارکنگ کے مسائل کا سامنا ہے تو وہیں جو جیولرز ہیں اور بالخصوص جو جیولری کے کارخانے ہیں ان میں جو کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کی موٹر سائیکلیں بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکی ہیں. یہاں پر یومیہ بنیادوں پہ تقریباً 3 سے 4 موٹر سائیکلیں جو ہے وہ چوری ہونے کی شکایت جیولرز کی جانب سے کی جا رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت صدر صرافہ بازار میں بڑی تعداد میں یہاں پر موٹر سائیکلیں موجود ہیں. پارکنگ کا مناسب نظام نہیں ہے اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو لوٹ مار کرنے والے عناصر ہیں یا پھر چور ہیں وہ موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ چوری کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ اپنی قیمتی موٹر سائیکلوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان جیولرز مینوفیکچرر ایسوسیشن کے صدر محمد ارشد. ارشد صاحب، کیا صورتحال ہے، کتنی پریشانی ہے اور یہ جو چوری کا سلسلہ ہے موٹر سائیکلوں کا یہ کب سے جاری ہے؟ دیکھیے جی، ایک زمانہ بیت گیا اور ہم متعدد بار متعلقہ اداروں کو انفارم کر چکے ہیں کہ جی یہ صدر صرافہ بازار جو ہے یہاں پارکنگ کا بہت زیادہ ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے چوروں کو بھی آسانی ہو جاتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر 4 سے 5 موٹر سائیکل لفٹ ہو جاتی ہیں. اب جب لفٹ ہوتی ہے بائک، سب سے پہلے تو بیچارہ آتا ہے، مالک وہ آگے دیکھتا ہے گاڑی کہاں گئے. وہ تین جو ہے وہ SO صاحب کے پاس جو جہاں گاڑیاں لفٹ کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں وہ چیک کرتا ہے، وہاں نہیں ہوتی. پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھائی وہ فوٹیج دکھائیں ہمارا. الحمدللہ یہاں 32 کیمراز لگے ہوئے CCTV کیمراز، جس کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ گاڑی یہ فلاں بندہ لے گیا. وہ ویڈیوز تک کی ہم نے متعلقہ تھانے میں متعلقہ اداروں میں دی کہ بھائی اس کے خلاف کچھ کریں. یہ کوئی منظم گروہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ دیدہ دلیری سے آتا ہے اور کسی کا خوف نہیں ہے اس کو پولیس کا یا کسی کا، اور آ کر موٹر سائیکل لفٹ کر کے لے آتا. جی بالکل، یہ تھے محمد ارشد جن کا کہنا ہے کہ کاریگر جو ہے محنت کش طبقہ بالخصوص وہ یہاں سے اپنی جو موٹر سائیکل ہیں اس سے محروم ہو جاتے ہیں اور یومیہ کی بنیاد پہ انہوں نے بتایا کہ 3 سے 4 موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہیں. جو متعلقہ حکام ہے بالخصوص متعلقہ جو تھانہ ہے اس کو بھی جو ہے متعدد بار انفارم کیا جا چکا ہے، لیکن تاحال مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکے. محمد ارشد کا کہنا ہے کہ اگر اسی طریقے سے مسائل حل نہیں ہوئے تو پھر جو ہے یہ احتجاج جو ہے وہ کا راستہ اپنائیں گے. بہت شکریہ وسیم، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. سندھ ہائی کورٹ نے کراچی میں چارجڈ پارکنگ کے خلاف درخواست پر کنٹونمنٹ بورڈ فیصلوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں. جسٹس ندیم اختر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو کراچی میں چارجڈ پارکنگ کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی. KMC کے وکلاء اور درخواست گزار اور ٹریفک پولیس حکام پیش ہوئے. جسٹس ندیم اختر نے استفسار کیا کہ چارجڈ پارکنگ سے متعلق عدالت پہلے فیصلہ کر چکی ہے. KMC کے وکیل نے موقف دیا کہ سندھ ہائی کورٹ کے چارج پارکنگ کے فیصلے کنٹونمنٹ بورڈ سے متعلق ہے. جسٹس ندیم اختر نے ریمارکس دیے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے فیصلے ایک مثال تو ہے نا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ KMC آئندہ سماعت چارج پارکنگ سے متعلق فیصلے کی نقول پیش کرے. عدالت نے چارج پارکنگ سے متعلق کنٹونمنٹ بورڈ فیصلوں کی تفصیلات طلب کر لی. عدالت نے مزید غیر معینہ مدت کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا. سماجی تنظیم کی جانب سے چارج پارکنگ کے خلاف درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ KMC چارج پارکنگ کے نام پر اضافی رقم وصول کر رہی ہے. شہر کی مصروف شاہراہوں پر ڈبل پارکنگ دی جاتی ہے. ڈبل پارکنگ کی وجہ سے شہر میں ٹریفک جام ہو جاتا ہے. اب آپ کو بتائیں کہ شہر میں ہیوی ٹریفک کے دن کے اوقات میں بھی بھرمار ہونے لگی ہے. ہیوی ٹریفک کا ممنوعہ اوقات میں شہر میں داخلہ شہریوں کے لیے اذیت کا باعث بننے لگا ہے اور شہر قائد میں زیادہ تر حادثات کی وجہ ہیوی ٹریفک ہی ہے. تعمیراتی کام، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور پانی کی سپلائی والی ہیوی ٹریفک کو شہر میں 24 گھنٹے اجازت حاصل ہے. اسی پر بات کریں گے. دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. دانیال، آگاہ کیجیے گا. شہر قائد کے اندر ہیوی ٹریفک کے اوپر پابندی گزشتہ کئی برسوں سے عائد ہے، لیکن یہ پابندی صرف کاغذات کی سطح تک دکھائی دیتی ہے یا حکام کے دعووں تک دکھائی دیتی ہے. شہر میں دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک معمول ہے، جس کے باعث ٹریفک حادثات کی شرح میں
غیر معمولی طور پر اضافہ ہوا ہے. گزشتہ سال کی اگر بات کی جائے تو 150 سے زائد افراد اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے. رواں برس بھی ہیوی ٹریفک کے باعث بیشتر واقعات جو ہیں رپورٹ ہوئے ہیں. ڈی آئی جی ٹریفک کا یہ کہہ رہے ہیں کہ رات 11 سے صبح 7 بجے تک ہیوی ٹریفک کو کراچی کی سڑکوں پر دوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے برعکس صورتحال دکھائی دیتی ہے. دن کے اوقات میں بھی ہم اس وقت موجود ہیں ڈیفینس سن سیٹ ویو روڈ کے اوپر، اور یہاں پہ بھی ہیوی ٹریفک جو ہے چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ٹریفک کو کام کا یہ کہنا ہے کہ پانی کی سپلائی والے واٹر ٹینکر، تعمیراتی کام میں استعمال ہونے والے جو ڈمپر ہیں، یا اس کے علاوہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تحت کچرا اٹھانے والی جو ہیوی ٹریفک کی گاڑیاں ہیں، ان کو 24 گھنٹے وہ اس پابندی سے استثنا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو دیگر ہیوی ٹریفک ہیں جن میں پیٹرول والی جو ہیوی ٹریفک کی گاڑیاں ہیں، 22 ویلر 16 ویلر یہ جو گاڑیاں ہیں یہ بھی دوڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. حادثات کا باعث بھی بن رہی ہیں. ان کی روک تھام کے لیے دانیال یہ بتائیے گا کہ ٹریفک پولیس اس پر کیا کارروائی کر سکتی ہے، اور دن بھر جو ہے وہ نظر آتے ہیں ہمیں ہیوی ٹریفک سڑک پر، تو اس کے خلاف ابھی تک کارروائی بھی کیوں نہیں ہو رہی؟ آج دیکھیں موسیٰ کارروائی کے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ مافیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ آسانی سے قابو نہیں آتا. ان کو اگر گاڑیاں روکی جائیں تو فوری طور پر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. حکام کی طرف سے مختلف طریقے اپنا حربے استعمال کیے جاتے ہیں، مختلف کالز کے ذریعے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. پرچی سسٹم بھی کراچی میں ماضی میں چلتا رہا تھا، جس میں ہیوی ٹریفک کو ایک مخصوص پرچی دی جاتی تھی، اور جب انہیں روکا جاتا تھا کسی مقام پر تو وہ پرچی دکھا کر انہیں جانے دیا جاتا تھا. پابندی یقینی طور پر عائد ہے. دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک نہیں چل سکتی. بیشتر مقامات پر پولیس حکام جو ہیں وہ رشوت کے عوض ان گاڑیوں کو چلنے دیتے ہیں، لیکن اس کا خمیازہ عام عوام کو، کراچی کے سڑکوں پر سفر کرنے والے شہریوں کو اس کا نقصان ہوتا ہے. ٹریفک حادثات رونما ہوتے ہیں، ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے، سڑکوں کی جو ہے نہ صرف دن کے اوقات میں بہت شکریہ دانیال، آپ ہمیں تفصیل کر رہے تھے. فضائی آلودگی انسانی صحت کے لیے بڑا مسئلہ بن گئی ہے. شہر قائد آلودگی کے لحاظ سے آج دوسرے نمبر پر آ گیا ہے. جی بالکل، گزشتہ کئی ہفتوں سے کراچی شہر جو ہے ٹاپ 10 میں سٹینڈ کر رہا ہے. فضائی آلودگی انسانی صحت کے لیے بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے. فضائی آلودگی کی وجہ کیا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، رابع اشرف ہمیں اپنی اس رپورٹ میں بتائیں گی. کراچی میں فضائی آلودگی نے شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی. شہر قائد میں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، صنعتوں سے نکلنے والا دھواں ماحولیاتی آلودگی کا بڑا سبب بن گئے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ ہوا کی رفتار کم ہونے کے باعث فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے. آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ایندھن کی کوالٹی کو بھی بہتر کیا جائے. موجودہ صورتحال پر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ماسک کا استعمال لازمی کریں. ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو پانی کا استعمال ضرور کریں. آلودگی کی وجہ سے کھانسی، نزلہ، گلا خشک ہو جاتا ہے. چہرے کو موئسچرائز رکھیں. آستین والے کپڑے پہنیں. ایسے موسم میں آپ ماسک کا استعمال کریں. اگر ڈسٹ یا دھواں یا فوگ والی جگہ ہیں وہاں ایسے نہ جائیں. آپ ماسک کا استعمال کر کے جائیں. سردی سے بچیں، خصوصاً بچے اور جو بزرگ ہیں وہ گرم کپڑوں کا استعمال کریں. آپ جو ہے ہیڈ کو کور کریں، اپنے ہینڈز کو کور کریں. شہر قائد میں دھوئیں کے باعث لوگ آنکھوں، گلے، سانس اور جلد کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. صورتحال کو کنٹرول نہ کیا گیا تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں. کیمرامین ابراہیم کے ہمراہ رابع اشرف، سٹی 21. شہر قائد میں ڈینگی کے وار جاری ہیں. 24 گھنٹوں کے دوران 40 افراد ڈینگی وائرس کا شکار ہو گئے ہیں. شہر میں رواں ماہ ڈینگی وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد 1629 اور رواں سال 16,259 ہو گئی ہے. صوبائی محکمہ صحت کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ضلع شرقی سے 4، وسطی سے 6 اور کرنگی سے 10 افراد وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جنوبی سے 8، ضلع غربی سے اور ملیر اور کماڑی سے 4 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. دوسری جانب حیدرآباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 34 افراد ڈینگی وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں. سکھر میں 5، جامشورو، تھرپاکر اور سانگھڑ میں 1 کیس رپورٹ ہوا ہے. صوبے میں رواں ماہ کیسز کی تعداد 3,299 اور رواں سال 22,377 ہو گئی ہے، جبکہ رواں سال سندھ میں 61 افراد انتقال بھی کر چکے ہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان معروف صنعتکار مرحوم ایس ایم منیر کی رہائش گاہ پہنچے ہیں.
मौलाना फजल रहमान ने मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत की है। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान मारूफ सनतकार मरहूम SM मुनीर की रिहाइश गाह पहुँच गए हैं। इसी पर बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। जी बिल्कुल, PDM के सरबराह और JUIP के सरबराह मौलाना फजल रहमान मुमताज़ बिजनेसमैन SM मुनीर की रिहाइशगाह पर पहुँचे, जहाँ पर SM मुनीर साहब के इंतकाल पर उन्होंने उनके फैमिली से, अहल खाना से जो है वो इज़हार गम किया और ताज़ियत का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि SM मुनीर की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए वो यहाँ पर आए हैं। SM मुनीर बिजनेस कम्युनिटी का बड़ा नाम थे, उनकी शख्सियत जो है वो बेमिसाल शख्सियत है। उन्होंने हर एक को जो है वो इज्जत दी और उनका इस दुनिया से रहलत फरमा जाना बिजनेस कम्युनिटी और मुल्क के लिए बड़ा नुकसान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। सहाफ़ती दुनिया का बड़ा नाम इमरान असलम 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इमरान असलम तवील अरसे से अलील और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा कल दोपहर 4 बजे अदा की जाएगी। तदफीन डिफेंस फेज़ आज के कब्रिस्तान में होगी। वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। कहा है कि इमरान असलम के इंतकाल की खबर सुनकर दुख हुआ। वो एक दानिश्वर और जिंदा दिल शख्सियत के मालिक थे। इमरान असलम मरहूम की सहाफ़ती और अदबी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। सहाफ़ी हामिद मीर ने भी मरहूम इमरान असलम के बुलंद दर्जात और लवाहिकीन को सब्र अता करने की दुआ की। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मुनक़दा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ मुख्तलिफ जामियात की तालिबात की आमद का सिलसिला भी जारी है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर। जी बिल्कुल, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़ है और आज भी हमें काफ़ी हद तक जो है आर्ट्स काउंसिल कराची पाकिस्तान में दिखाई देती है। और इस वक्त हमारे अकब में जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि बहरिया यूनिवर्सिटी की तलबा इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और यकीनन उर्दू से लगाव रखती हैं और इसी वजह से आज बहरिया यूनिवर्सिटी की जो तलबा हैं आज ऑडिटोरियम में मौजूद होकर यहाँ पर शेर व शायरी के जो जितने भी सेशंस हैं या उर्दू के जितने भी सेशंस हैं वो यहाँ पर जो है उसको अटेंड कर रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी मालूमात जो है इकट्ठे करती हुई हमें दिखाई देती हैं। कुछ तलबा इस वक्त साथ मौजूद हैं, उनसे उनके तासुरात सबसे पहले तो जानने की कोशिश करेंगे। ये बताएं, एक जो पढ़ने की जो लज्जत थी उर्दू किताब की वो ख़त्म होने को नज़र आती थी, लेकिन आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से हमने ये देखा ज़ेरे एहतमाम के बड़ी ज़बरदस्त आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और बहुत अरसे से किया जा रहा है। इस तरह की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को किस नज़र से देखती हैं बतौर तलबा? बतौर तलबा मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमारे दौर तक आते आते उर्दू को अब उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। सो उस हिसाब से इनको ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए इस टाइप की कॉन्फ्रेंसेस एंड इट्स वेरी गुड। बेहतरीन इकदाम उठाया गया आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आर्ट्स काउंसिल कराची पाकिस्तान की जानिब से। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तक आपने कौन कौन से सेशन अटेंड किए और दिलचस्पी किस पे, शेर व शायरी में है या जो दीगर मौज़ूआत उस पर हैं? मुझे पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि मुझे शेर व शायरी में इंटरेस्ट है, यानी शेर व शायरी मुझे अच्छी लगती है। लेकिन आज जो हमने अटेंड किया उसमें ज़्यादातर फोकस जो था वो अफसाना निगारी पर था, नसर निगारी पर था, क्योंकि अब हमारे पास दास्तान नहीं लिखी जाती, अब छोटी छोटी स्टोरीज़ करके लिखाया जाता है जिनको हम अफसाना कहते हैं। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अफसाना को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। तलबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। आर्ट्स काउंसिल कराची पाकिस्तान में ये गहमी जो है 4 रोज़ तक ऐसी जारी वो सारी रहेगी। इसके अलावा ना कि सिर्फ बहरिया यूनिवर्सिटी के तलबा यहाँ पर मौजूद बल्कि जामिया कराची, इसके अलावा NET यूनिवर्सिटी और IBA कराची के तलबा भी यहाँ पर हमें देखने को नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर राशिद अपडेट करने के लिए। 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ है। अदब से मोहब्बत करने वाले दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। मारूफ अदीब नूरुल हुदा शाह की City 21 से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। बात करेंगे इस हवाले से आदिया नाज से। आदिया बताइएगा। बिल्कुल, 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में सज चुका है और आज दूसरे रोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस चल रहे हैं। नूरुल हुदा शाह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आपने टाइम दिया। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहेंगी, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की ये जो कॉन्फ्रेंस है ये तो दुनिया भर में मकबूल हो रही है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपने जो कहा उसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं बचती, और अगर मकबूल है तो उसकी वजह यह है कि अदब और आर्ट पर बात की जाए, बात सुनी जाए, मुकालमा हो। और इस चीज़ की इस वक्त पाकिस्तानी मुआशरे में
दुनिया भर में बहुत कमी है, कोई किसी की सुन नहीं रहा। तो एक ऐसा एहतमाम जहाँ बात करने का मौका भी आए और सुनने का भी हो, तो मेरा ख्याल है कि ये मसीहाई का काम है जो इस 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किया जा रहा है। और इस पर जो रिस्पांस आ रहा है वो बता रहा है कि इस मसीहाई की ज़रूरत है। आज के नौजवान को आप कहाँ देखती हैं, वो अपने अदब से कितना जुड़ा हुआ है? अदब से इतना जुड़ा हुआ नहीं है, और लेकिन जुड़ना चाहता है। वो यहाँ एहसास होता है कि जुड़ना चाहता है। और अगर इस तरह वो अपने अदीबों, दानिश्वरों, शायरों के साथ जुड़ा रहे तो मेरा ख्याल है कि वो उनके साथ मिलकर कई रास्ते बना सकता है। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आज दूसरा रोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 12 सेशन जो है वो होंगे और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग शरीक हैं। बहुत शुक्रिया आदिया, आपने हमें अपडेट किया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में 15वीं आलमी कॉन्फ्रेंस जारी है। कॉन्फ्रेंस में यादगार रफ्तगां की सेशन का इनेकाद किया गया है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नुमान गुल से। जी नुमान। बिल्कुल 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल में जारी है। इस वक्त जो सेशन है याद रफ्तगान उसके जो निज़ामत कर रहे हैं सैयद रिजवान जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा ज़रा ये सेशन क्या है, इसके मेहमान जो हैं, इसमें डिस्कशन जिनके साथ होगा वो कौन लोग हैं और इसकी थीम क्या है? याद रफ्तगान बुनियादी तौर पर उन लोगों को याद करने का एक सिलसिला है जो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। उसमें उर्दू अदब के वो शाहकार, वो अजीमुल मर्तबत अदीब, शोरा के जिनको हम हर साल जो हमसे अगर जुदा हो गए तो हम उनको भुलाते नहीं हैं, बल्कि उनकी याद का सिलसिला जारी रहता है। और उस पर फिर जो उनके हम असर होते हैं और या उनसे जो उनके साथी जो होते हैं फिर आके उनकी शख्सियत पर वो बात करते हैं, उनके फ़न पे बात करते हैं। बुनियादी तौर पर याद रफ्तगान का सेशन इसी नौयत को कवर करता है। अच्छा सर, थोड़ा सा जो आज की यंग जनरेशन है उसको आप क्या पैगाम देंगे उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले में से, अगर उन्हें शिरकत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या इसके ऊपर जो है कितना नौजवान नस्ल को इसकी ज़रूरत है आज? देखिए, ज़रूरत तो हमेशा ही रहेगी। आपको ज़िंदा आपका मवाद रखता है, कंटेंट रखता है। और नौजवान ऐसा नहीं कि आते नहीं हैं, आते हैं, लेकिन वो जो कहा जाता है ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन आज का बच्चा डिजिटल है, वो गैजेट्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो मेरा ख्याल है इस मामले में जो हमारी किताबें हैं, चाहे वो दरसी कुतुब हों या हमारा जो अदब का मामला है, वो किताबों को अब डिजिटल होना चाहिए। मेरी अपनी एक ख्वाहिश है ताकि हम उस बच्चे तक अपनी बात जो है वो पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद रिजवान जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेशन के हवाले से बता रहे थे, याद रफ्तगान के हवाले से। और कराची के आर्ट्स काउंसिल में ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी है। इस वक्त शुरा की एक बड़ी तादाद इसमें शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इकरा यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टूडेंट की जानिब से 5 रोज़ा एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट का इनेकाद किया गया है। बात करेंगे फातिमा सलीम से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इकरा यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में मौजूद हूँ। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट्स की जानिब से एंटरप्रेन्योरशिप डे जो है वो मनाया जा रहा है। 5 रोज़ा इस दिन का आज जो है वो शुरुआत हुई है। मेरे साथ इस वक्त ये लोग मौजूद हैं। यहाँ पे स्टॉल्स में आप देख सकते हैं काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। जी क्या बेच रहे हैं आप लोग? ये पिज़्ज़ा कोन है और इसके प्राइस हमने 200 रखे हुए हैं। यहाँ पे भी कुछ बहुत ही मज़े का जो है वो बनाया जा रहा है। देख के तो लग रहा है अल्फ्रेडो बन रहा है। क्या बन रहा है? वाइट सॉस पास्ता। वाइट सॉस पास्ता बन रहा है। अच्छा, क्या कीमत है यहाँ पर? इसकी फुल की है 250। ये देखिए मेन्यू कार्ड आपको नज़र आ रहा है हमारा। ये हमारा वाइट सॉस पास्ता है जिसमें हाफ़ प्लेट हम सर्व कर रहे हैं 180 का, फुल प्लेट 250। और चिकन चाउमीन है जो हमारे स्पेशलिटी हमारी, वो हम सर्व कर रहे हैं 150 का। सिर्फ खानों की चीज़ें नहीं, उसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं। कुछ बालों में लगाने के लिए क्रंचीज़, हाथों के लिए क्रंचीज़ हैं। इस बारे में जान। हम लोगों का मेन मोटिव यही था कि हम लोग अपनी मार्केटिंग स्किल्स बढ़ाएं, इसलिए हम लोगों ने गर्ल्स के लिए भी और परफ्यूम्स वगैरह भी यूनिसेक्स रखे हुए हैं कि दोनों कस्टमर्स को हम अच्छे से ग्रैब कर सकें। बेसिक हमारा टारगेट यही है कि हम अपनी मार्केटिंग स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और
इकरा ने हमें इतना अच्छा मौका दिया तो हम उसको अवेल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप लोग ने सुना, बहुत ज़बरदस्त जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप डे का यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है। स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो काफ़ी सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं, सिर्फ खाने पीने की अशिया नहीं बल्कि और भी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें, एंटरटेनमेंट की चीज़ें जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। जी, गोल्फ प्लेयर ईशान नवाब का कहना है कि मेरी पूरी फैमिली गोल्फ खेलती है, नाना से मुतासिर होकर ये खेल शुरू किया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ताबिश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध गोल्फ एसोसिएशन में और मेरे साथ इस वक्त नौजवान टैलेंटेड खिलाड़ी मौजूद है और इसी से इस हवाले से बात भी करते हैं कि कब से ये गोल्फ खेल रहा है। जी मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से आप गोल्फ खेल रहे हैं? मैं गोल्फ अपने नाना से मुतासिर होकर खेल रहा हूँ। जैसे मेरी पूरी फैमिली गोल्फ खेलती है तो मेरा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ। शॉट देखे और फिर उनकी गेम देखी, फिर मुझे भी लगा कि मैं खेल सकता हूँ तो मैंने खेलना स्टार्ट। जो है ईशान नवाब मौजूद थे और वो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। वो यही कह रहे थे कि क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली में लोगों को ये गेम खेलते हुए देखा है और फैमिली में जो लोगों को देखकर मुतासिर हुए, जिसके बाद ना सिर्फ वो ये गोल्फ खेल रहे हैं बल्कि काफ़ी शौक़ भी रखते हैं।